स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स जो फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के अंदर चलती है। ये सब्जेक्ट थोड़ा हार्ड लगता है लेकिन ऐसा है कुछ नहीं। हम पढ़ेंगे बेसिक से और वो सके जितना मैं आपको इजी से इजी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और जो कंटेंट देंगे उससे बाहर आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। तो हमें टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। तो अपना पहला टॉपिक रहेगा एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के अंदर जो इकोनॉमिक्स है उसकी जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है उसकी मीनिंग पढ़ेंगे, फिर उसका स्कोप पढ़ेंगे एंड सब्जेक्टिव मैटर के अंदर क्या क्या चीजें आती है वो पढ़ेंगे, फिर इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और जो इकोनॉमिक्स की एक्टिविटीज क्या क्या है वो पढ़ेंगे इसी टॉपिक के अंदर। और अप्रोचेज पढ़ेंगे। अप्रोचेज के अंदर एक तो माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आता है और पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स आता है। तो ये था अपना फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक के अंदर हम ये चीजें पढ़ेंगे। तो इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स होती क्या है। तो एक सामान्य सी जनरल सी बात के अंदर हम सोचे कि इकोनॉमिक्स क्या है। तो इकोनॉमिक्स जो हमारे पास पैसे होते हैं उन्हीं को हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। और इकोनॉमिक्स हमें यह भी सिखाती है कि जो हमारे पास पैसे है उनका किस प्रकार से यूज करना है। मतलब कि एक सिस्टमेटिक तरीके से पूरी चेन तैयार करती है जिसके अंदर चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट देखने को मिलती है हमें। एक तो प्रोड्यूसर होता है और एक कंज्यूमर होता है, फिर एक एक्सचेंज होता है और लास्ट में आता है अपना डिस्ट्रीब्यूटर। तो ये चार चीजें इन्हीं पे इकोनॉमिक्स घूमती है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स एक सोशल मतलब सामाजिक ज्ञान की एक ब्रांच है, मतलब सोशल साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम जो गुड्स है ना, मतलब गुड्स है उनका प्रोडक्शन किस प्रकार करना है, उनको कंज्यूम किस प्रकार करना है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार करना है, ये सभी चीजें आती है। तो अब हम किताब की लैंग्वेज के अंदर देखते हैं कि क्या है। तो इकोनॉमिक्स सोशल साइंस की एक ब्रांच है और इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो वेल्थ मतलब जो धन है उससे उसका मतलब प्रोडक्शन, कंजप्शन और ट्रांसफर इन सभी की स्टडी करते हैं। तो एक सीधी सी परिभाषा होगी कि इकोनॉमिक्स का एक ब्रांच है किसकी है, सोशल साइंस की। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो वेल्थ है मतलब जो धन है उसका प्रोडक्शन, कंज्यूमर और एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार करना है। तो ये सभी चीजें हम इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। ये होगी इसकी डेफिनेशन। अब बात करते हैं कि फादर ऑफ है जो इकोनॉमिक्स है वो कौन है। तो एडम स्मिथ को माना जाता है, लेकिन जो स्टार्ट किया था इकोनॉमिक्स को वो किया था अरस्तु को इकोनॉमिक्स का जन्मदाता माना जाता है। लेकिन जो एडम स्मिथ है उनको फादर इसलिए बोला जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा वर्क किया था इसने किया था, एडम स्मिथ ने सबसे ज्यादा इस पे वर्क किया था। इसी कारण इसको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है। और ये तो आपने भी देखा होगा कि जन्म देने वाले से ज्यादा पालने वाला ज्यादा महत्व रखता है। तो इसी प्रकार जो एडम स्मिथ है उन्होंने इसको इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। तो ये हो गया अपना फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। उसके बाद में हम बात करते हैं कि फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स का उसके फादर कौन है, उसके फादर है जेएम केनेस है, वो मॉडर्न ऑफ इकोनॉमिक्स के फादर है। क्योंकि जो नई नई टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक्स के अंदर ऐड हुई उनके आधार पर इन्होंने इकोनॉमिक्स की एक नई रूपरेखा तैयार की। इसी कारण इसको फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहा जाता है। और एक टर्म्स आता है अर्थशास्त्र, जिसको इंग्लिश में भी अर्थशास्त्र ही बोला जाता है, हिंदी में भी अर्थशास्त्र ही बोला जाता है। तो वो जो वर्ड है वो दिया था अपने जो चाणक्य था, उन्होंने ये वर्ड दिया था अर्थशास्त्र। तो ये पढ़ लिया हमने बेसिक चीजें। अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक से कि जो इकोनॉमिक्स है वो क्या है, मतलब उसकी मीनिंग क्या है। अब बात करते हैं हम सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स का पोस्टमार्टम करते हैं, मतलब इकोनॉमिक्स कौन से वर्ड से लिया गया है, कौन सी भाषा से लिया गया है और इसका मीन्स क्या होता है। तो जो इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है, वो ओक्योनोमिया से लिया गया है। ओक्योनोमिया की बात करें तो उसका ओक्योनोमिया का मीन्स होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट, मतलब घरेलू प्रबंधन। अब घरेलू प्रबंधन से तात्पर्य क्या है कि मान लो कि कोई हस्बैंड है तो वो अपनी वाइफ को 5,000 रुपीज दे रहा है। तो वो अपनी वाइफ को बोलेगा कि इस मंथ का खर्च आया ना इन 5,000 रुपए के हिसाब से तू मैनेज कर लेना। तो वो 5,000 रुपए के अंदर जो उसकी आवश्यक जो नीड है मतलब तो वो उन पे वर्क करेगी। जो अनावश्यक है जैसे मान लो कि घूमना फिरना हो गया, कोई कहीं पे टूर वगैरह पे जाना हो गया तो वो कैंसिल कर देगी और उन 5,000 रुपए को एक प्रकार से सदुपयोग कर लेगी। तो ये हो गया हाउस होल्ड मैनेजमेंट, मतलब घरेलू प्रबंधन। तो इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो ओक्योनोमिया से लिया गया है, जिसका मीन्स पढ़ा हमने हाउस होल्ड मैनेजमेंट। हाउस होल्ड मैनेजमेंट क्या होता है ये मैंने बता दिया आपको। अब हम देखते हैं कि जो इकोनॉमिक्स के स्कोप क्या क्या है।
इकोनॉमिक्स की जो स्कोप है वो हम दो रूपों में पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं हम सब्जेक्टिव मैटर के रूप में और एक पढ़ते हैं हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सब्जेक्टिव मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी एक जो सब्जेक्टिव मैटर है वो क्या लिया गया है, उसके आधार पर अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने अलग अलग मत दिए, उसी के आधार पर हम बात करते हैं कि कौन सा साइंटिस्ट ने कौन सा जो सब्जेक्टिव मैटर लिया। तो सबसे पहले बात करते हैं अरस्तु की। जो अपना अरस्तु है उन्होंने सब्जेक्टिव मैटर लिया हाउस होल्ड मैनेजमेंट। हाउस होल्ड मैनेजमेंट मैंने बताई थी आपको कि जो कोई भी मतलब हाउस वाइफ है, उसको उसके हस्बैंड ने 5000 रुपीज दिए, तो वो उन 5000 के अंदर ही अपना घर का प्रबंधन कर लेगी 1 महीने का। तो इसी कारण इन्होंने जो ये अरस्तु थे उन्होंने हाउस होल्ड मैनेजमेंट को अपने सब्जेक्टिव मैटर के अंदर इंक्लूड किया, लेकिन इसमें भी कुछ कमियां रह गई थी, जिसके कारण अपने जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आए वो आए अरस्तु, तो सॉरी एडम स्मिथ आए। तो एडम स्मिथ ने सब्जेक्टिव मैटर लिया वेल्थ, मतलब धन को इन्होंने इंक्लूड कर लिया। धन को इंक्लूड किया तो आप सभी को पता होगा कि जिसके पास पैसे होंगे तो वो किसी भी चीज को परचेज कर लेगा और भी कुछ एक्टिविटीज कर सकता है। तो इन्होंने धन को इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि आजकल जो वे है मतलब किसी भी चीज का, तो वो एक धन है, जिस व्यक्ति के पास धन है वो कुछ भी कार्य कर सकता है। तो इन्होंने सब्जेक्टिव मैटर के रूप में वेल्थ को इंक्लूड कर लिया। अब इसके बाद में अपनी जो नेक्स्ट अपना स्कोप है वो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले अपना आता है प्रोडक्शन, फिर उसके बाद में आता है कंजप्शन और उसके बाद में आता है एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन और पब्लिक फाइनेंस। तो इन्होंने ये चीजें बताई। तो जो प्रोडक्शन है, सबसे पहले हम प्रोडक्शन क्यों करते हैं? प्रोडक्शन हम इसलिए करते हैं क्योंकि जिस चीज की जितनी ज्यादा डिमांड होगी हम उसी के अनुसार उसका प्रोडक्शन करेंगे, और जो आज मतलब जो कंपनियां हैं उनको हम देंगे, या फिर वो कंपनियां उसको प्रोड्यूस करेगी, कंपनियां प्रोड्यूस करेगी, तो उसके बाद में वो शॉपकीपर के पास जाएगा। शॉपकीपर से जो हमें जो प्रोडक्ट है वो जो ग्राहक है मतलब जो सेलर है उसके पास जाएगा। तो इस प्रकार एक चेन चलती रहती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्रोडक्शन क्या है। तो जो प्रोडक्शन है उसके अंदर कोई भी वस्तु है उसको उत्पादित करना ही प्रोडक्शन कहलाता है। उसके बाद में पढ़ेंगे हम कंजप्शन मतलब कोई भी चीज है प्रोड्यूस की गई उसको हम उपभोग कर रहे हैं, मतलब उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसी को कंजप्शन बोल देते हैं। फिर उसके बाद में हम पढ़ते हैं एक्सचेंज। तो एक्सचेंज करने के लिए हमें मनी की आवश्यकता होती है, मतलब पैसे की आवश्यकता होती है। तो कोई भी चीज है उसको खरीदने के लिए हमें पैसे की आवश्यकता होती है, तो हम जो दुकानदार है उसको पैसे देंगे, बदले में हमें वो चीज देगा। तो ये हो गया एक्सचेंज। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या होता है कि हमने कोई सामान दुकानदार से खरीद लिया, फिर हम उस सामान को क्या करेंगे, जो अपना परिवार है उसके अंदर बराबर पार्ट्स में बांट देंगे, तो उसको बोलेंगे हम डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद में अपना लास्ट है पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस है कि स्टार्टिंग से जो भी कोई कंपनी है उसने उस प्रोडक्ट को तैयार किया, वहां से लेकर जो ग्राहक है उसके परिवार तक पहुंचा, तो उससे एक इकोनॉमिक जनरेट हुई। तो वो इकोनॉमी है ना नेशनल इनकम के अंदर अपना भाग निभाती है। इसी कारण पब्लिक फाइनेंस में भी इसका यूज किया जाता है। अब इसके बाद में अपना नेक्स्ट है अपनी डेफिनेशन आई। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशन दी। यहाँ पे एग्जामिनर ऐसे तो पूछेगा नहीं कि वेल्थ के अकॉर्डिंग डेफिनेशन बताओ, लेकिन समझना जरूरी है और कौन से साइंटिस्ट ने दी ये चीज बस यही पता होनी चाहिए हमें, क्योंकि जो एग्जाम्स होते हैं पीजी वगैरह एमएससी की जो एंट्रेंस एग्जाम वगैरह उनके अंदर यही चीजें पूछी जाती है, ना कि डेफिनेशन पूछी जाती है। और डेफिनेशन एक जनरल डेफिनेशन मैंने आपको बताई दी है। तो सबसे पहले वेल्थ से संबंधित डेफिनेशन आई। वेल्थ से संबंधित डेफिनेशन एडम स्मिथ ने दी। एडम स्मिथ ने कहा कि जो इकोनॉमिक्स है वो धन का विज्ञान है, मतलब वेल्थ ऑफ साइंस। धन का विज्ञान इसलिए कहा क्योंकि कोई भी चीज हम खरीदेंगे तो उसके लिए हमें जो धन है उसकी आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए उन्होंने इसको वेल्थ ऑफ साइंस का। और इसके बाद में अपने नेक्स्ट साइंटिस्ट आए एल्फ्रेड मार्शल, जिन्होंने डेफिनेशन दी वेलफेयर से रिलेटेड, मतलब वेलफेयर डेफिनेशन दी। वेलफेयर के अंदर उन्होंने बताया कि मानव का जो व्यवहार है उसका अध्ययन हम इकोनॉमिक्स में करते हैं, तो उसको वेलफेयर डेफिनेशन कहा जाता है। ये एल्फ्रेड मार्शल ने दी। इन्होंने बताया कि जो मानव है वो कोई भी कार्य को करेगा, मतलब किसी भी चीज को प्रोड्यूस करेगा, तो वो लोगों के पास पहुंचेगी, तो उससे जो मानव का व्यवहार है उसका भी पता लगेगा। जैसे कोई फार्मर है वो कोई क्रॉप को उगा रहा है, तो उसको उगाने से लेकर हार्वेस्टिंग करेगा, तो उसको वो अलग अलग लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देगा। और जो खुद फार्मर है उसका जो नेचर यानी बिहेवियर है उसका भी पता लगेगा। तो ये चीजें भी इन्होंने इंक्लूड की। लेकिन इसके अंदर जो
एल्फ्रेड मार्शल है, इनकी कमी ये रह गई कि इन्होंने जो धन को इंक्लूड तो कर लिया, लेकिन ये नहीं बता पाए कि गलत कामों से धन कमाया जा रहा है या सही कामों से कमाया जा रहा है। तो उसके बाद में फिर नेक्स्ट डेफिनेशन आई स्कैरिसिटी डेफिनेशन। स्कैरिसिटी डेफिनेशन दी रॉबिन्सन ने बताया कि जो इकोनॉमिक्स है वो चॉइस ऑफ साइंस है, मतलब एक चॉइस का विज्ञान है। इकोनॉमिक्स चॉइस का विज्ञान इसलिए है क्योंकि हम कोई भी चीज को खरीदेंगे वो अपनी इच्छा के अनुसार खरीदेंगे। ये तो है नहीं कि शॉपकीपर बोलेगा कि आप ये चीज ले लो, तो वो तो लेंगे नहीं हम। तो हम इकोनॉमिक्स बेसिक बताया था मैंने कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स हमारे पास जो पैसे है उसी को हम इकोनॉमिक्स बोल लेते हैं। तो उन पैसों से हम जो भी चीज खरीदेंगे, इसी कारण इसको चॉइस ऑफ साइंस कहा गया है। इसके बाद में अपने नेक्स्ट साइंटिस्ट आए जिन्होंने ग्रोथ डेफिनेशन दी। ग्रोथ डेफिनेशन से रिलेट मतलब इसका यह है, जो अपना साइंटिस्ट है सैमुअल्सन, इन्होंने ग्रोथ डेफिनेशन दी और बताया कि जो इकोनॉमिक्स के अंदर ग्रोथ किस प्रकार से होती है, यानी कि सबसे पहले चीज का प्रोडक्शन होगा और लास्ट में उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इनके बीच में जो प्रोडक्ट तैयार करे उसकी ग्रोथ कितनी देखी गई, तो ये चीज बताई अपनी सैमुअल्सन ने। तो ये डेफिनेशन हो गया अलग अलग साइंटिस्ट ने। वेलफेयर डेफिनेशन दी एडम स्मिथ ने, और वेल्थ डेफिनेशन दी एडम स्मिथ ने, और वेलफेयर डेफिनेशन दी एल्फ्रेड मार्शल ने, और स्कैरिसिटी डेफिनेशन दी रॉबिन्सन ने, और ग्रोथ डेफिनेशन दी सैमुअल्सन ने। तो ये अपनी डेफिनेशंस हो गई। इसके बाद में अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एक्टिविटीज। इकोनॉमिक्स की एक्टिविटीज क्या क्या है। इकोनॉमिक्स की 3 एक्टिविटीज है। सबसे पहले प्रोडक्शन, फिर कंजप्शन और फिर कैपिटल फॉर्मेशन। प्रोडक्शन के अंदर हम बात करें कि हम सबसे पहले तो हमें इस चीज का पता होना चाहिए कि हम किस चीज का प्रोडक्शन करें और जिस स्थान पे करें वहां पे उसका इंपोर्टेंस क्या है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जैसे मान लो कि हम कोई सेव को स्टोर करने की कंपनी लगा रहे हैं, तो वहां पे अगर हम उसको राजस्थान के अंदर लगाएंगे तो राजस्थान के अंदर लगाने का कोई ज्यादा प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा। अगर वही कंपनी हम वहां पे लगाए कश्मीर के अंदर, तो उससे जो एप्पल है वो ज्यादा से ज्यादा स्टोर कर पाएंगे, क्योंकि ज्यादा में टेम्परेचर वगैरह की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर वही चीज अगर हम बेर की बात करें तो बेर अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा होता है, तो वहां पे उसका प्रोडक्शन अच्छा देखा जा सकता है। तो ये हो गया प्रोडक्शन। उसके बाद में बात करते हैं हम कंजप्शन। कंजप्शन का मतलब है कि जो प्रोड्यूस की गई जो चीजें हैं उनको हम किस प्रकार कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये चीज हो गई कंजप्शन, ये हो गया। और कैपिटल फॉर्मेशन की बात करें तो पूंजी का निर्माण। तो हम कोई चीज किसी भी चीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वहां से लेकर हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, उसके बीच में जो हमें धन प्राप्त हुआ वो एक कैपिटल फॉर्मेशन करता है, और उसी के कारण जो हमारी नेशनल इनकम है वो भी बढ़ती है। तो इसका भी एक अहम योगदान होता है। उसके बाद में पढ़ेंगे हम अप्रोच ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। इकोनॉमिक एनालिसिस है उसकी 2 अप्रोच है, एक तो ट्रेडिशनल और एक मॉडर्न। ट्रेडिशनल की बात करें कि जो परंपरागत रूप से जो भी अपनी जो इकोनॉमिक्स के अंदर जो एक्टिविटीज होती है उनको हम ट्रेडिशनल के अंदर शामिल कर लेते हैं, और मॉडर्न के अंदर जो अभी न्यू टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग जो चीजें ऐड हुई है वो हम पढ़ते हैं मॉडर्न अप्रोच के अंदर। तो हम सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर क्या क्या आता है। ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर वही 4 चीजें आती है। प्रोडक्शन, फिर उसके सबसे पहले हम किसी चीज का प्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद में हमें उसको कंजप्शन करेंगे, कंजप्शन करने के बाद हम उसको एक्सचेंज करेंगे, एक्सचेंज करने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो ये इसके 4 पॉइंट है मेन, जहां से मतलब है कि इकोनॉमिक्स को देखा जा सकता है कि यहाँ से इकोनॉमिक्स स्टार्ट होती है। ये जो 4 कड़ियां है वो ऐसी है कि अपने आप को आपस में जोड़ती है। मान लो कि अगर एक्सचेंज को गायब कर दें तो डायरेक्ट प्रोडक्शन करके हम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, और अगर हम कंजप्शन को गायब कर दें तो फिर हम डायरेक्ट एक्सचेंज करके हम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। तो ये हो गई अपनी ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर क्या क्या होती है। अब हम इनकी डिटेल से बात करते हैं कि कौन सी चीज क्या है। सबसे पहले देखते हैं हम कंजप्शन की बात करें तो कंजप्शन क्या है कि वर्तमान आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए संसाधनों का उपयोग करने की क्रिया। मतलब अपनी जो आवश्यकताएं हैं उनके अकॉर्डिंग जो हम रिसोर्सेज है उनका यूज कर रहे हैं, तो उसी को हम कंजप्शन बोलते हैं। फिर उसके बाद अब हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एक सीधा सा एग्जाम्पल है कि मान लो कि कोई आइसक्रीम वाला जा रहा है, तो हमारी एक मतलब इच्छा हुई उस चीज को खाने की, तो हम उस चीज को खरीद लेंगे, लेकिन नेक्स्ट अगले रास्ते में अगर आइसक्रीम वाला मिलेगा तो हम उसको नहीं खाएंगे, क्योंकि वहां पे हमारी नीड कंप्लीट हो चुकी है पहले, तो वो एक कंज्यूम करने की कैपेसिटी है वो खत्म हो गई है।
तो ये हो गया अपना कंजप्शन। उसके बाद में दूसरा अपना प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या है, किसी वस्तु की बनाने की क्रिया, मतलब कोई प्रोडक्ट है उसको हम किस प्रकार से डेवलप कर रहे हैं और उससे हमें हमारी कॉस्ट कितनी लग रही है, ये सभी चीजें हम प्रोडक्शन के अंदर देखते हैं। उसके बाद में बात करते हैं हम कि डिस्ट्रीब्यूशन। जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस प्रकार करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि जो प्रोड्यूस की गई वस्तु है उनको बांटना, मतलब अलग अलग क्षेत्र के अंदर जो कोई कंपनी है उसकी जो ब्रांचें है वहां पे प्रोडक्ट को भेजना, तो वो हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। और ये अपना एक्सचेंज रह गया, तो एक्सचेंज है क्रय विक्रय की प्रोसेस, मतलब जिसके अंदर क्रेता और विक्रेता दोनों, मतलब बायर और सेलर दोनों हो, तो उसको हम एक्सचेंज बोलते हैं। उसके बाद में पढ़ते हैं हम मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच की बात करें तो मॉडर्न अप्रोच के अंदर माइक्रो एंड मैक्रो जो इकोनॉमिक्स है उसको शामिल किया गया है। अब हम बात करते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स हम एक सीधी सी बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स की, कि एक छोटा जो क्षेत्र होता है उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स बोल लेते हैं, और एक बड़े क्षेत्र की बात करें तो उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स बोल लेते हैं। एग्जांपल की बात करें तो एक जो गांव है उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इंक्लूड करते हैं, और जो पूरा देश है उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ऐड करते हैं। तो हम बात करते हैं इसकी डिटेल से। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ब्रांच है जो आर्थिक मुद्दों का सूक्ष्मता से अध्ययन करती है। मतलब जो कोई छोटा एरिया है उसके अंदर हमें, जैसे एग्जांपल के तौर पे बात कर ले कि पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय है, तो कोई व्यक्ति विशेष की जो इनकम होती है उसी के आधार पे हम देखते हैं कि वो व्यक्ति महीने के अंदर कितना कमा रहा है या साल के अंदर कितना कमा रहा है। उसी के आधार पे हम उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ऐड कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो कौन से वर्ड से बना है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो ग्रीक वर्ड माइक्रो से बना है, जिसका मीन्स होता है स्मॉल, मतलब छोटा। कोई भी छोटा क्षेत्र उसको माइक्रो बोलते हैं। अगर इकोनॉमिक्स की बात हो तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गई। फिर उसके बाद में और उसके एग्जाम्पल की बात है तो सीधा साधा एग्जाम्पल है पर कैपिटा इनकम और डिमांड। डिमांड है कि कोई एरिया विशेष के अंदर किसी चीज की कमी है तो उसकी डिमांड बढ़ गई, तो ये एरिया विशेष के अंदर हो सकती है, इसी कारण इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इंक्लूड किया गया है। इसके बाद में हम बात करते हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर सबसे पहले तो बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स एक बड़ा क्षेत्र होता है, उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। अभी मैंने बताया था कि जो देश की जो राष्ट्रीय आय है उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ऐड करते हैं, क्योंकि ये कोई व्यक्ति विशेष की आय कम ज्यादा होने से प्रभावित नहीं होती। ये एक पूरे एरिया की अगर आय प्रभावित होती है तो उससे ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो भी प्रभावित होती है। तो हम बात करते हैं इसकी जो बुक की लैंग्वेज क्या है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की वह ब्रांच है जो आर्थिक मुद्दों का योगात्मक और समग्र रूप से अध्ययन करती है। मतलब कोई छोटे छोटे क्षेत्र है उनको मिलाएंगे तो वो बड़ा क्षेत्र बनेगा, उसी बड़े क्षेत्र को फिर हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इंक्लूड करेंगे। अब बात करते हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है, तो वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है और मैक्रो से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है लार्ज, मतलब बड़ा क्षेत्र। और एग्जाम्पल की बात करें तो नेशनल इनकम हो गया, टैक्स हो गया, ये इसके एग्जाम्पल है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस क्या है। मतलब पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे है कि कोई भी जो आर्थिक घटनाएं हैं उनको किस प्रकार से वर्णन किया जा सकता है और उनके अंदर जो कमियां हैं, मतलब किन कमियों के कारण वो आर्थिक समस्या आई और उसको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, वो हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखें कि अपना जो इंडिया है वहां पे मान लो कि अपना राजस्थान है, वहां पे इस बार बारिश नहीं हुई तो सूखा अकाल की जैसी कंडीशन हमको देखने को मिल सकती है। तो उससे क्या होगा कि जो नेशनल इनकम है वो प्रभावित होगी और उससे जो लोग हैं वहां पे जो एरिया है वहां पे भुखमरी की सिचुएशन आएगी। तो जो आर्थिक मुद्दे हैं उनका ये क्या करती है, वर्णन और व्याख्या करती है कि अकाल क्यों पड़ा और उसको अकाल पड़ा तो गवर्नमेंट क्या क्या उसके अंदर इम्प्रूव करके मतलब लोगों की जो सहायता वो कर सकती है। तो वो सभी चीजें हमें पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं और इसका एग्जाम्पल मैंने बता दिया। इसके अलावा एक दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं कि अपना जो कश्मीर है वहां पे मान लो कि जरूरत से ज्यादा ही बर्फ पड़ गई, तो वहां पे जो प्रोडक्शन होता है एप्पल वगैरह का, जो ठंडे क्षेत्रों के अंदर जिन चीजों का प्रोडक्शन होता है तो उनका प्रोडक्शन कम होगा। तो क्या होगा कि जो नेशनल इनकम है उस पर इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो जो जो राष्ट्र का जो डेवलपमेंट है वो भी उसमें भी कहीं ना कहीं प्रकार से एक प्रकार से बाधा देखने को मिलेगी हमें। उसके बाद में हम बात करते हैं जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है कि जो आर्थिक मुद्दों के अंदर जो मूल्य होते हैं उनका निर्धारण करने का काम करती है।
अब आर्थिक मुद्दे जो पैसों से रिलेटेड जो समस्याएं होती है उनको दूर करने का कार्य करती है। तो इसके अंदर हम सीधी सी बात है कि ये जो मूल्य निर्धारित करने का कार्य करती है। और जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है, इसके एग्जाम्पल की बात करें कि मान लो कि कोई दूध की डेयरी है अमूल की, तो वो 25 रुपए लीटर एक प्रॉपर मतलब अपने जयपुर के अंदर 25 रुपए किलो लीटर दूध मतलब बेच रही है। तो ये जरूरी नहीं है कि वो उसकी जो प्राइस है वो पूरे इंडिया के अंदर सेम रहेगी। तो वो सेम रखने का कार्य करती है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कि अब जयपुर में नहीं पूरे इंडिया के अंदर सेम प्राइस के अंदर अगर वो दूध बिक रहा है तो वो 25 रुपए लीटर बिकेगा, चाहे उसको लॉस हो या फिर प्रोडक्शन हो। तो ये चीजें इसी के अंदर पढ़ते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर। तो इसकी एक डेफिनेशन देख, इसकी जो किताबी लैंग्वेज है वो देख लेते हैं कि वह इकोनॉमिक्स जो आर्थिक मुद्दों का आर्थिक मूल्यों के आधार पर निर्धारित होता है, यानी यह मूल्य निर्धारित करने का कार्य करती है। अब इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो पढ़ेंगे हम, जहां से क्वेश्चन लगभग पेपर में देखने को मिलता ही है। डिफरेंस माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये क्वेश्चन है लगभग हर बार पेपर में देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले हम इसका मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से इसका डिफरेंस पढ़ेंगे कि जो सबसे पहले डिफरेंस बेस लेंगे, उसके बाद में माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स लेंगे। डिफरेंस बेस की बात करें तो डिफरेंस बेस हम सबसे पहले लेंगे स्टडी, मतलब अध्ययन किस प्रकार से और किसका करते हैं। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसके अंदर व्यक्ति इकाई का अध्ययन करते हैं। व्यक्ति इकाई से मैंने अभी आपको समझाया था कि जो पर कैपिटा इनकम है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्यों आती है? क्योंकि एक छोटे क्षेत्र की बात करते हैं तो इसके अंदर व्यक्ति विशेष का व्यक्ति इकाई का अध्ययन करते हैं। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसके अंदर संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। अब संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन क्यों करेंगे? क्योंकि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो एक बड़े क्षेत्र का अध्ययन करती है। तो जो उसके अंदर अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल होगा नेशनल इनकम। और अपना जो दूसरा जो डिफरेंस बेस है वो बैलेंस किस प्रकार से करती है? जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो आंशिक संतुलन बनाती है। आंशिक का मतलब है कि व्यक्ति की जो इनकम है वो कम ज्यादा हो सकती है, तो ये एक प्रकार से सामान्य नहीं हो सकती। और दूसरा है मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है सामान्य संतुलन की एक व्यक्ति विशेष की जो इनकम प्रभावित होगी तो उससे जो नेशनल इनकम है उस पर ज्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए इसके अंदर जो बैलेंस होता है वो सामान्य रहता है। उसके बाद में हम बात करते हैं अपना जो तीसरा डिफरेंस बेस है वो है एनालिसिस इक्विपमेंट है। इसके अंदर तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को उसके अंदर प्राइस रखते हैं, मतलब कीमत रखते हैं, और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का उसके अंदर राष्ट्रीय आय का स्तर रखते हैं। तो कीमत क्यों रखा? क्योंकि एरिया विशेष के अंदर हम प्राइस के आधार पर ही हमें जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसका पता लगाते हैं, और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो मतलब राष्ट्रीय आय के आधार पर हम उसका पता लगाते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं कि मेन प्रॉब्लम्स क्या क्या देखने को मिलती है इनमें माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हमें जो कीमत निर्धारण है, मतलब कभी कभार किसी व्यक्ति की जो सैलरी है या फिर और कुछ है तो उसके अंदर पैसों की कमी ज्यादा आ सकती है। तो कमी ज्यादा आएगी तो हम क्या है कि प्रॉपर प्राइस उसकी निर्धारित नहीं कर पाएंगे। और मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम आय तथा रोजगार का निर्धारण नहीं कर पाएंगे। आय तथा रोजगार का मतलब यहाँ पे है कि जो पूरा देश है, पूरा जो अपना इंडिया है उसके अंदर मान लो कि अपनी जो नेशनल इनकम है वो कम हो गई तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट कम मिलेगा, और अगर ज्यादा है तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट ज्यादा मिलेगा। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय आय तथा रोजगार का निर्धारण करने का भी कार्य करती है, तो इससे इफेक्ट होती है। उसके बाद में हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव के अंदर जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का उसका जो ऑब्जेक्टिव है संसाधनों का आवंटन करना। संसाधनों का आवंटन है कि एक जो छोटा एरिया है उसके अंदर हमें जो अपने पास रिसोर्सेज है उनको अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसके अंदर क्या करते हैं, जो संसाधनों का विकास है वो करते हैं। संसाधनों का विकास का मतलब है कि मान लो हमें किसी एरिया के अंदर वन का रोपण कर रहे हैं तो प्रॉपर एक बड़ा एरिया लेंगे तो वहां पे हम जो वन है मतलब जो पेड़ है उनका रोपण कर देंगे। तो ये एक बड़े क्षेत्र के अंदर संसाधनों का डेवलपमेंट करने का कार्य करती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके बाद में हम बात करें कि इसके अदर्स नेम, मतलब जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसके अदर नेम क्या है, तो इसको कीमत सिद्धांत मतलब प्राइस प्रिंसिपल भी बोलते हैं, और जो अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसको आय तथा रोजगार का सिद्धांत भी बोलते हैं, मतलब इनकम और एम्प्लॉयमेंट का प्रिंसिपल भी बोलते हैं। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय जवान जय किसान।